हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विनय सर कंप्लीट जोन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक बनावट और संरचना के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन की एग्जामों में या बहुत सारे पेपरों में जो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है कि क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि पृथ्वी के धरातल पे कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से जीव जंतु, कौन कौन से पेड़ पौधे, कौन कौन से पदार्थ हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी पृथ्वी के अंदर देखा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे मिलकर के बनी हुई है? पृथ्वी के जो अंदर पदार्थ हैं वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में कि द्रव अवस्था में? तो दोस्तों, जिन पदार्थों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन के दृश्य को नहीं देख सकते, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है अंडे की भांति है। किस भांति है? अंडे के भांति है। ठीक? और दोस्तों, आप याद रखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बार जो है कि अंटार्कटिक महासागर के कोला नामक क्षेत्र में, कहां पे? अंटार्कटिक महासागर के कोला नामक क्षेत्र में एक जगह ड्रिल किया गया, होल किया गया जमीन के अंदर। किसके अंदर? जमीन के अंदर, पता लगाने के लिए कि जमीन के अंदर क्या है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां पे एक छिद्र किया गया, जो कि 12 किलोमीटर किया गया। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। और ये कहां पे किया गया? अंटार्कटिक महासागर के पोला नामक क्षेत्र में, जो कि रूस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, जो पृथ्वी का मुख्य रूप से आंतरिक संरचना के साक्ष्य पदार्थ, जो है कि साक्ष्य प्रदान करने वाला है, वो है भूकंपीय विज्ञान। क्या है? भूकंपीय विज्ञान। यानी कि सबसे मजबूत साक्ष्य जो मिले हैं वो है भूकंपीय विज्ञान। क्या है? भूकंपीय विज्ञान। जबकि भूकंपीय विज्ञान से पहले हमारे वैज्ञानिक जो थे, भूकंपीय विज्ञान से पहले जो है कि किन किन चीजों का प्रमाण लेकर के, यानी किन किन चीजों का सहायता लेकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोशिश की है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले घनत्व। क्या है? घनत्व, दाब और ताप। क्या है? दाब, घनत्व और ताप। और क्या है? ज्वालामुखी। और कभी कभी कई बार उल्का पिंडों का भी अध्ययन किया गया है। किसके लिए? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई बार उल्का पिंडों का भी अध्ययन किया गया है। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो भूकंपीय विज्ञान है, ये सबसे मजबूत साक्ष्य है। क्या है? भूकंपीय विज्ञान। ठीक, ये सबसे मजबूत छात्र है, साक्ष्य है। सबसे पहले ये जानिए कि जो हमारी पृथ्वी है, मुख्य रूप से ये 3 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटी गई है। आपको याद होना चाहिए, ये है कोर, मेंटल, सॉरी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कितने भाग है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि जो सबसे पहले अनुमान लगाए गए किन किन चीजों से लेकर के, दाब, घनत्व और ताप। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का ऊपर, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर यानी धरातली भाग है, वहां का जो जो घनत्व है, ये है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जो कोर का घनत्व है, किसका? जो कोर का घनत्व है, इसका घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सबसे पहले आया कि धरातली भाग का, यानी कि जो ऊपर का है, ऊपर का हिस्सा है, वहां पर 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और जो कोर का घनत्व है वहां पे 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इतने ज्यादा घनत्व का अंतर कैसे पड़ सकता है? तो वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो ऊपरी यानी धरातल का जो भाग है, उसका जो है कि द्रव्यमान कम है। क्या है?
द्रव्यमान कम है, इसके लिए उसकी डेंसिटी कम है। और यहाँ की जो कोर का जो पार्ट है, जो कोर का हिस्सा है, वहां की जो है कि द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए जो है कि वहां की डेंसिटी क्या है, अधिक है। डेंसिटी आप याद रखेंगे, घनत्व। घनत्व क्या चीज होता है, घनत्व क्या चीज होता है, एक एकांक चीज। क्या होता है, एकांक, यानी कि एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर ऊंची, 1 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी और ऊंची जिस हिस्से का, किसी भी हिस्से का 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर ऊंची यानी हाइट की जो भी पदार्थ होगी और उसका जितना भी द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना होना, ठीक। तो आपको पता होगा डेंसिटी क्या चीज होती है, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है उसकी डेंसिटी कितनी है, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जो कोर की डेंसिटी है वो कितनी है, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे ये चीज पता हो गया वैज्ञानिकों का कि जो है कि ऊपरी भाग का द्रव्यमान कम है और निचले भाग का द्रव्यमान ज्यादा है, यानी कि जो केंद्र का द्रव्यमान है वो ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दाब की। जाहिर सी बात है, अगर दाब जो है कि अगर घनत्व तो बढ़ता जाएगा यानी कि द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो उसका जो है कि प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। क्यों, अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो क्या होगा उसका, तो सॉरी, अगर डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है यानी कि द्रव्यमान बढ़ रहा है तभी तो डेंसिटी बढ़ रही है। और जब डेंसिटी बढ़ेगी उसकी तो क्या होगी, वहां पे प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जहां पे दाब और घनत्व यानी कि प्रेशर और डेंसिटी बढ़ेंगे वहां पे जो है कि ताप भी बढ़ेगा। क्या होगा, ताप भी बढ़ेगा। तो जो है कि पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, पृथ्वी का जो कोर का टेम्परेचर है वो है 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस। और ताप से भी एक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के अंदर कितने मीटर जाने पर, कितने मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है 32 मीटर। कितना, प्रति 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये जो है कि 32 सेंटीमीटर एक एग्जैक्ट नहीं है, कभी कभी इसका जो तापमान बढ़ने का जो नियम है ये जो है कि कभी कभी बढ़ जाता है, जैसे 32 के बाद 38 हो जाता है, 40 हो जाता है, 42 हो जाता है। ये धीरे धीरे अंदर जाते 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 ये जो है कि इसकी जो दूरी है ये क्या होती है, ज्यादा होती जाती है। लेकिन एग्जाम में जो है कि काफी बार पूछा जा चुका है कि लेकिन ऑप्शन में आपको 32 मीटर दिया रहेगा कि आपको ठीक करना है, ठीक। ये हमारा हो गया हमारा दाब, घनत्व और ताप, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। देखिए दोस्तों, जो ज्वालामुखी होता है यानी कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। और जब वही मैग्मा पृथ्वी के धरातली भागों पर ऊपर आ जाता है उसे हम लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। यानी कि जो हमारी ज्वालामुखी होती है ये भी तो पृथ्वी के अंदर से ही आ रही है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। यानी कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया ये ज्वालामुखी को देख करके कि पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ आ रही है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, मैग्मा, जिससे हम लावा बोलते हैं। और उस लावा में यानी मैग्मा में होता क्या है, लोहा और निकिल होता है ज्यादातर। क्या होता है, लोहा और निकिल होता है। और भी बहुत सारे गैसीय पदार्थ होते हैं, गैस भी होते हैं, बहुत सारे और भी पदार्थ होते हैं। लेकिन उससे हमने पृथ्वी के कुछ हद तक इसके आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया। और वैज्ञानिकों ने एक चीज और अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर कहीं न कहीं पे तरल पदार्थ है। क्या है, कहीं न कहीं पे तरल पदार्थ है, तभी तो ये मैग्मा तरल अवस्था में है, जो है कि तभी तो ज्वालामुखी फट के बाहर निकल रही है, यानी कि तरल पदार्थ ही तो बाहर निकल रहा है। तो इससे ये वैज्ञानिकों का एक चीज पता चला कि पृथ्वी के अंदर कहीं न कहीं पर तरल पदार्थ है, ठीक। तो इसे, और ये ज्वालामुखी होता है ये सिर्फ पृथ्वी के अंदर 60 किलोमीटर तक की जानकारी देती है, इससे ज्यादा नहीं दे पाती है। कितने किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक की ये ज्वालामुखी जानकारी दे पाती है, ठीक। कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भूकंपीय विज्ञान। किसके बारे में, भूकंपीय विज्ञान के बारे में। देखिए
सबसे बड़ा जो साक्ष्य मिला वो है भूकंपीय विज्ञान। क्या है? भूकंपीय विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने भूकंपीय विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा की। सबसे पहले तो ये विषय बनता है आप लोगों को जानने का कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भूकंपीय विज्ञान का सहारा लिया। किसका लिया? भूकंपीय विज्ञान का। आपको पता होना चाहिए कि जब भूकंप आती है, क्या होती है? भूकंप आती है तो आपको पता होना चाहिए कभी कभी भूकंप क्या होता है? बहुत धीमे आती है। कभी कभी क्या होता है? बहुत तेज आ जाती है, बहुत सारी तबाही कर देती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भूकंप आता है हमें पता भी नहीं चलता है, कभी कभी थोड़ा सा पता चलता है। तो याद रखेंगे जो भूकंप की तरंगे होती है, क्या होती है? जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो अगर जो सबसे कम जो है कि पावर से अगर तरंगे होती हैं तो क्या होती हैं? वो जो है कि ये जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये भूकंप आ रही है ऐसे ऐसे भूकंपी तरंगे हैं, ये चल रही है। ये मान लीजिए कोर है हमारा, क्या है? पृथ्वी का ये कोर है। तो जो कम पावर से जो तरंगे होगी वो क्या होंगी? वो इस कोर के अंदर ना जा करके, क्योंकि कोर तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक, तो इस कोर के अंदर प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा होगा, दाब जो है कि बहुत ज्यादा होगा। इसकी वजह से इस कोर के अंदर ना जाके क्या होगी? पृथ्वी की धरातली भागों की ओर निकल जाएंगी। क्या होगी? पृथ्वी के धरातली भागों की ओर निकल जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है कि बहुत ज्यादा कठोर चीजें हैं, बहुत ज्यादा कठोर चीजें हैं, और कहीं कहीं पे तरल पदार्थ भी है। क्या है? तरल पदार्थ भी है, और कहीं कहीं पे जो है कि बहुत कम दबाव वाली यानी कि बहुत कम घनत्व वाली जो है कि पदार्थ है, और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ है। इससे ये भूकंपीय विज्ञान से पता चला। अब हम बात करते हैं एक और चीज भूकंपीय विज्ञान से क्या पता चला कि भूकंपीय विज्ञान से एक चीज और पता चला कि जैसे कि ये भूकंपीय तरंगे क्या है? भूकंपीय तरंगे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो भूकंपीय तरंगे बहुत ज्यादा पावर होती है, क्या होती है? बहुत ज्यादा पावर होती है, वो कोर को भी पार कर जाती है। क्या होता है? वो क्या करती है? कोर को भी पार कर जाती है। जाहिर सी बात है हम भूकंपीय विज्ञान के भूकंप के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम भूकंप से रिलेटेड हम मैं आपको एक टॉपिक का वीडियो बना दूंगा, हम ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं भूकंप के बारे में। तो होता क्या है कि बहुत सारे भूकंपीय तरंगे ऐसी होती हैं जो कि कोर को ही पार कर देती हैं, और बहुत सारी भूकंपीय तरंग ऐसी होती हैं जो सिर्फ ठोस अवस्था में ट्रेवल करती हैं, और बहुत सारी भूकंपीय तरंगे ऐसी होती हैं जो ठोस में भी ट्रेवल कर सकती हैं और तरल पदार्थ में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो पदार्थ यानी कि जो तरंगे जो है कि ज्यादा पावर की होती हैं वो क्या होती है? कोर को ही पार कर जाती हैं, और बहुत सारी होती है जो सिर्फ जो है कि ठोस में चलती हैं, और बहुत सारी तरंगे होती है जो कि ठोस और तरल दोनों में चलती हैं। और जो तरंगे ठोस में और तरल में चलने वाली होगी वही जो है कि तरंगे इस कोर को पार कर पाएंगे। क्या होंगी? वही तरंगे कोर को पार कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ये कोर है ये जो है कि तरल अवस्था में है। क्या है? तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। अब बात करेंगे कि ये कोर तरल अवस्था में, अगर तरल अवस्था में है तो फिर ये पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं चली जाती है? सबसे बड़ा ये सोचने का विषय है। तो आपको मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि जब घनत्व बढ़ेगा, क्या चीज? जब घनत्व बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? वहां पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जो ये हमारा पृथ्वी का कोर है, क्या है? जो पृथ्वी का कोर है ये ज्यादा दबाव के कारण, क्या चीज? ज्यादा दबाव के कारण यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5500 डिग्री सेल्सियस। और इस 5500 डिग्री सेल्सियस के कारण यहाँ की जो भी पदार्थ है, क्या है? जो भी पदार्थ है ये तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था के साथ साथ इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से ये ठोस के भांति व्यवहार करता है। क्या करता है? ठोस के भांति व्यवहार करता है तरल अवस्था में, लेकिन ठोस के भांति व्यवहार करता है
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा है। चलिए हम बात करते हैं आप लोगों को पृथ्वी को आंतरिक संरचना है यानी आंतरिक भागों को किन किन भागों में बांटा गया है। आपको जो है कि ताप, दाब और घनत्व से तो समझ में आ गया होगा। चलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, छोटा सा मैं बनाता हूँ। इसका हम करते क्या है, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ठीक, आइए यहाँ से हमने क्या किया, एक छोटा सा ही पार्ट ले लिया। क्या कर लिया हमने, छोटा सा पार्ट लिया। अब देखिए जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, क्या पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे हम भूप्रपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी, जो कि क्रस्ट होता है। क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्या होता है, क्रस्ट। और इस क्रस्ट की जो है कि मोटाई 34 किलोमीटर है। कितना है, 34 किलोमीटर। क्रस्ट की मोटाई कितनी है, 34 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से की। जो दूसरा हिस्सा है ये मेंटल, क्या मेंटल। और जो तीसरा हिस्सा है ये है कोर। क्या, क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखिए ये जो है कि भूप्रपट्टी होता है, भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर। तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भाग। कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमारा जो क्रस्ट है ये 34 किलोमीटर है, 0 से 34 किलोमीटर। कितना हो गया, 0 से 34 किलोमीटर। और जो मेंटल है ये जो है कि है कितने किलोमीटर तक, इसकी मोटाई ये जाती है 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर। और जो कोर है यानी कि जो केंद्र है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये कितने किलोमीटर तक है, 6371 किलोमीटर। कितना, 6371 किलोमीटर। कई सारी किताबों में जो है कि 6370 में दिया हुआ है, कई सारी किताबों में जो है कि 6400 एग्जैक्ट कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है जो है कि, लेकिन ज्यादातर 6371 किलोमीटर ही यूज किया जाता है। कहां तक, ये केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक। कहां तक, पृथ्वी के केंद्र तक। अब हम बात करते हैं इस क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। इस क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। अब हम बात करते हैं कि इस क्रस्ट को दो भागों में कैसे बांटा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। किस, क्या चीज, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्रस्ट। और हम बात करते हैं महासागरीय क्रस्ट। दो भागों में बांटा गया है। किस किस में, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। देखिए जो हमारा क्रस्ट की जो हाइट है यानी कि जो क्रस्ट की जो मोटाई है वो महाद्वीपीय पे अलग है और महासागरीय पे अलग है। क्यों, क्योंकि महाद्वीप जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और महासागर क्या होते हैं, वो गहरे होते हैं। महासागर क्या होते हैं, गहरे होते हैं। और महाद्वीप क्या होते हैं, वो जो है कि ऊपर होते हैं महासागर से। तो वहां पे जो है कि अलग अलग मोटाई है। क्या, अलग अलग मोटाई है। जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पे मैं आप लोग को बना देता हूं ऐसे। देखिए ठीक, ऊपर वाला जो ऊपर का हिस्सा ये क्या हो गया, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्रस्ट। और ये नीचे का जो हिस्सा है ये क्या हो गया, महासागरीय क्रस्ट। क्या हो गया, महासागरीय क्रस्ट हो गया। जो है ये, और जो महासागर वगैरह भी पाए जाते हैं ये मैक्सिमम
ज्यादातर जो है कि पाए जाते हैं 11 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 11 किलोमीटर तक ही महासागर वगैरह सारे स्थित है। जो सबसे गहरा महासागर है वो क्या है? प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। और जो सबसे गहरी बिंदु है वो मैरियाना ट्रेंच है। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। ये जो है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। कैसे? मैरियाना ट्रेंच। इसको ग्रत के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रत के नाम से। ठीक। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। ये जो है कि 11 किलोमीटर है। तो ये इसका जो एग्जैक्ट जो गहराई है 10,988 किलोमीटर। कितना? 10,988 किलोमीटर। लेकिन लगभग जो है कि 11 किलोमीटर है। कितना? लगभग 11 किलोमीटर है। और जो महाद्वीप होते हैं उसकी जो है कि यहाँ पर जो क्रस्ट है वहां पे ज्यादा होती है और यहाँ पे महासागरीय पे कम होती है। इसलिए ये जो ऊपर का है ये महाद्वीपीय क्रस्ट और जो नीचे का है ये क्या हो गया? महासागरीय क्रस्ट। तो क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया। ठीक उसी प्रकार मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। इसको मेंटल को दो भागों में बांटा गया जो कि है बाहरी मेंटल। क्या है? बाहरी मेंटल। और नीचे वाला हिस्सा क्या है? निचली मेंटल। क्या? निचली मेंटल। अब बात आती है कोर की। किसकी बात आती है? कोर की। जो कोर है ये भी जो है कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये हो गया बाहरी कोर। क्या हो गया? बाहरी कोर। और ये क्या हो गया? आंतरिक कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अब हम बात करते हैं जो क्रस्ट है इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा किन पदार्थों की उपलब्धता है? यानी कि सबसे ज्यादा पदार्थ कौन से पाए जाते हैं? ये इसका नाम क्रस्ट के अलावा सी आल भी है। क्या? सी आल। इसे सीआल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें जो है कि सबसे ज्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। इसलिए इसका नाम सियाल भी रखा। और मेंटल में जो है कि सीमा। क्या चीज? सीमा। यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है। और ये जो हमारा कोर है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका नाम नीफे भी रखा गया। क्या रखा गया? नीफे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निकिल और Fe यानी कि लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा उपलब्ध है। इसलिए इसे नीफे के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीफे के भी नाम से जानते हैं। इसकी मोटाई कितनी है? 3400 से 2900। और जो है कि जहां से आंतरिक कोर स्टार्ट होता है वहां भी जो है कि कम से कम इसकी जो मोटाई होती है 5100 किलोमीटर तक जाती है। ये 2900 से 5100 किलोमीटर तक का बाहरी कोर है। और 5100 से लेकर के जो भी नीचे का हिस्सा है यानी कि 370 किलोमीटर तक क्या है? कोर है। सॉरी आंतरिक कोर है। क्या? आंतरिक कोर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिस्सा यानी कि जो ये हिस्सा अलग करती है किससे? जो है कि क्रस्ट से और मेंटल से जो हिस्सा अलग करती है यानी कि जो ये हिस्सा यानी कि जो ये रेखा इसमें जो है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तो बनाया नहीं गया है। यहाँ से भारत हो गया, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, यहाँ से नेपाल हो गया, यहाँ से भारत हो गया, यहाँ से बांग्लादेश हो गया, यहाँ से भारत हो गया। ऐसा तो कुछ बनाया नहीं गया है रेखा। कोई एलएसी ओएलएसी और मैकमोहन रेखा ऐसे तो कोई रेखा खींची नहीं है। तो यहाँ पे एक हिस्सा मान लिया गया कि जो हिस्सा अलग अलग भागों को बांटती है। क्या करती है? अलग अलग भागों की बांटती है। वहां पे एक नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? एक नाम रखा गया। आइए बात करके वो नाम क्या रखा गया। मेंटल और क्रस्ट। मेंटल और क्रस्ट को जहां पे बांटा जाता है उसका नाम रखा गया मोह डिसकंटिन्यूटी। क्या चीज? मोह डिसकंटिन्यूटी। मोह डिसकंटिन्यूटी इसको अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं और हिंदी में जो है कि असंबद्धता। क्या बोलते हैं? असंबद्धता। अब हम बात करने वाले हैं असंबद्धता। असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी होती क्या चीज है? जो है कि जहां पर यानी जिस हिस्से तक जाहिर सी बात है ये क्रस्ट है। क्रस्ट है डायरेक्ट मैंने पहले ही बोला कोई रेखा तो खींची नहीं है। ये क्रस्ट है और ये मेंटल हो गया। ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ हद तक यानी कुछ दूरी तक जो है कि
सियान यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम का हिस्सा पाया जाता होगा। उसके बाद जो है कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम का डायरेक्टली तो है नहीं, ये यहाँ पे पिलर रखा हुआ है, यहाँ से जो है कि क्रस्ट हो गया और यहाँ से जो है कि मेंटल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा उसके लिए, क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जो क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग भागों में बांटता होगा। वही क्षेत्र क्या हो गया, मोह डिस्कंटिन्यूटी। क्या हो गया, मोह डिस्कंटिन्यूटी। ठीक, यानी कि जब दो भागों में, यानी कि जब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे दो अलग अलग प्रकृति पाई जाए, यहाँ की यानी कि क्रस्ट का प्रकृति अलग है और मेंटल का प्रकृति अलग है, तो डायरेक्टली तो होगा नहीं, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे दोनों पाई जाती होंगी, दोनों की प्रकृति पाई जाती होगी, उस क्षेत्र को हम जो है कि असमानता बोलते हैं, डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल का बीच का जो हिस्सा है उसे क्या कहेगा, कहा गया मोहर डिस्कंटिन्यूटी। क्या रखा गया, मोहर डिस्कंटिन्यूटी। और ये जो हमारा मेंटल और कोर, क्या हो गया, मेंटल और कोर को जो हिस्सा बांटता है उसका नाम रखा गया गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्या रखा गया, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और ठीक उसी प्रकार जो बाहरी कोर और आंतरिक कोर को जो अलग अलग हिस्सों में बांटता है उसका नाम रखा गया लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। क्या रखा गया, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। क्या नाम रखा गया, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल को जो अलग अलग हिस्सों में बांटता है मोहर डिस्कंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर को अलग अलग भागों में बांटता है वो क्या होगा, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और जो हमारा बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग अलग हिस्सों में बांटता है वो क्या होगा, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। आया समझ में। अब देखिए, अब एक चीज और यहाँ से आप लोगों को बहुत ही बड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं, जो कि ये हमारा ऐसे पृथ्वी है, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, सर्कल थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक, ये अब देखिए ये हो गया हमारा, हम अभी इसे पृथ्वी नहीं मानते, हम इसे अभी एक सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं। और ये क्या हो गया, वृत्त में एक केंद्र पाया जाता है। आप लोगों को पता है कि हर वृत्त का एक केंद्र होता है। क्या होता है, हर वृत्त का एक केंद्र होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से इस केंद्र से लेकर और इस पॉइंट तक जो भी हिस्सा होता है ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्या चीज कि ये क्या होती है, केंद्र त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है, पूरा का पूरा ये व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। और ये केंद्र से लेकर के और यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधा त्रिज्या। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने वाला हूं। ठीक उसी प्रकार इस ऊपरी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से से लेकर के और इस पॉइंट तक ये एक पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। बहुत सारा क्वेश्चन में ये सॉरी बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन में होता है 6370 दिया होगा, या फिर 6371 दिया होगा, या फिर 6400 दिया होगा। अप्रॉक्स यही होता है, 6300 से लेकर के और 6400 के बीच में दिया होगा। बाकी जो तीन ऑप्शन होंगे वो 6300 और 6400 बीच से अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर जो आंसर होता है 63 से 71, 63 से 70, या फिर जो सबसे ज्यादा होता है वो 63 से 71 होता है। यही ऑप्शन में ज्यादातर मिलता है, 64 तक मिल सकता है। ठीक, आप लोग को समझ में आया इतनी सारी चीजें। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इस क्रस्ट के बारे में। देखिए क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, Cr यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है। मेंटल में क्या पाई जाती है, मेंटल में जो है कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है। और इस कोर में क्या पाई जाती है, लीड यानी कि निकेल और जो है कि लोहा यानी कि आयरन ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया ये सारी चीजें। और जो ये हिस्सा बंटवारा कर रही है उनका क्या क्या नाम है, ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ताप दाब और घनत्व की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने ताप में आप लोग क्या चीज बताया कि जो कोर का जो टेम्परेचर है ये कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 5500
डिग्री सेल्सियस प्रति 1 सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ता है 32 मीटर जाने पर। कितना? 32 मीटर के जाने पर, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ जाती है। ये एक एवरेज है। अब हम बात कर लेते हैं घनत्व की, जो कि घनत्व में मैंने आप लोगों को बता दिया धरातल में कितना है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर से लेकर के 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जो है कि पृथ्वी का जो कोर है इसका जो है कि डेंसिटी कितना है? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जो एवरेज है ये हमारा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? एवरेज डेंसिटी है पृथ्वी की। क्या चीज है? पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी कितनी है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या कंप्लीट हुआ? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और बहुत ज्यादातर क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से यहाँ से पूछे जाते हैं। इनका जो नाम है मोर डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और लेमन डिस्कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।